हमारे बीच पधारे हैं हमारे खास मेहमान राज्यवर्धन सिंह राठौर। और मौजूदा वक्त में अगर बात की जाए वाणिज्य और उद्योग, खेल विभाग, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार, कौशल, नियोजन, उद्यमिता और सैनिक कल्याण, ये भारी भरकम और कई सारे पोर्टफोलियोज की जिम्मेदारी आपके पास है। आप राजनेता हैं, लेकिन इससे पहले आप एक सैनिक, एक खिलाड़ी भी रह चुके हैं। मैं खिलाड़ी के तौर पर जो आपने देश का मान बढ़ाया 2004 के एथेंस ओलंपिक में, उसके लिए आपको धन्यवाद बहुत बहुत करना चाहूंगा। और चूंकि ओलंपिक से यादें ताजा हैं, समझना सबसे पहले चाहूंगा कि ओलंपिक में इस बार भारत की जो भूमिका रही है, भारतीय एथलीट्स का जो प्रदर्शन रहा है, वो कैसा रहा है, खासतौर पर निशानेबाजों का। रविंदर, सबसे पहले तो आप मुझे क्यों धन्यवाद दे रहे हैं? ये तो खिलाड़ी के लिए एक गौरव की बात होती है, गर्व की बात होती है कि उसे देश के लिए खेलने को मिलता है, छाती पे तिरंगा लगा होता है। सर, जब राष्ट्रगान बजता है और खिलाड़ी सम्मान से वहां पर पोडियम पर खड़ा होता है, पोडियम फिनिश करता है, तो ये हमारे तमाम करोड़ों देशवासियों के लिए गर्व का अवसर होता है। और वो कहता है कि वाह, क्या हासिल कर लिया। 2004 का सर वो दौर था जब तरसते थे हम मेडल्स के लिए। जी, जहां तक बात रही अभी की, तो आप देखिए किस तरह से एक बड़ा परिवर्तन आया है, जहां पर हर एक खिलाड़ी, 117 हमारे खिलाड़ी गए थे, हर एक खिलाड़ी आज ये विश्वास रखता है कि मैं पोडियम तक पहुंचूंगा, मैं जीतूंगा, मैं वहां पर केवल पार्टिसिपेशन के लिए नहीं जा रहा। एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया जहां तैयारी के समय भी देश का ध्यान उन खिलाड़ियों की तरफ रहता है। एक बड़ा परिवर्तन आया जहां उनके लिए एक प्रोसेस बना हुआ है, आगे बढ़ने के लिए एक पूरा सिस्टम तैयार है। किस तरह से आप खेलो इंडिया के अंदर भाग लें। आप देखिए, उदाहरण देखिए, मनु भाकर ने सबसे पहले पदक जीता था खेलो इंडिया के अंदर, और वहां से उनका चयन हुआ, उसके साथ उनको स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग मिलनी शुरू हुई, और खेलो इंडिया के बाद आता है टारगेट ओलंपिक पोडियम, और वहां पर हर तरह का फंडिंग दुनिया के अंदर जहां आप ट्रेनिंग करना चाहते हैं वहां आप कर सकते हैं। साइंटिफिक सपोर्ट पूरा का पूरा मिलता है, और उसके साथ देश के प्रधानमंत्री आपकी तरफ, चाहे खेल के दौरान हो, खेल के पश्चात हो, खेल से पहले हो, पूरी तरह से उनका ध्यान आपकी तरफ रहता है। तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया है। सो इसी का कारण है कि हम एक उस मोड़ पर हैं जहां हम अंतर्राष्ट्रीय खेलों के अंदर पहले 5 देशों के अंदर जल्द पहुंचेंगे, और मुझे लगता है राज्यों के अंदर भी इसी तरह की तैयारी होनी चाहिए। हमने राजस्थान के अंदर भी अब ये विचार रखा है और उसकी तैयारी कर रहे हैं कि हम बस अगले ओलंपिक की नहीं, हम 2036 ओलंपिक्स जो उम्मीद है कि भारत में होगा, उसकी तैयारी के लिए हम करीब 10 साल के बच्चों का चयन करेंगे और 12 साल तक उनको लगातार ट्रेनिंग देते रहेंगे। मुझे यकीन है कि आज तो 10 साल का है, जो उस समय 22 साल के बच्चा होगा, अंतरराष्ट्रीय पदक राजस्थान, हिंदुस्तान में जब ओलंपिक खेल होंगे तो उसमें सबसे ज्यादा पदक राजस्थान के आएंगे, ऐसा मेरा उसमें मानना है। देश का मान खेल के मैदान पर तो आपने बढ़ाया ही, और सरहदों पर भी देश की आपने रक्षा की। और आज की तारीख में राजनीति के मैदान के साथ आप सैनिकों के लिए मैदान में उतर जाते हैं और पूरी तरह से जूझते हैं उनके हक और सम्मान के लिए। हालिया मैं घटनाक्रम की बात कर रहा हूं, हुआ क्या था? मुझे लगता है कि उस बात को वहीं पे छोड़ देते हैं। केवल इतना मानते हैं कि एक सैनिक की इज्जत, उसका हौसला, वो सेना के अंदर मिलता क्या है? केवल स्वाभिमान होता है। इज्जत के लिए सेना लड़ती है, पैसे के लिए नहीं लड़ती। आप किसी को 50,000 रुपए दीजिए और बोलिए जाओ, वो मशीन गन चल रही है उसके अंदर, भागते हुए अंदर जाके कूद जाओ, नहीं कूदेगा। लेकिन वो इज्जत के लिए करता है, वो देश के स्वाभिमान के लिए करता है, उसके लिए उसकी खुद की इज्जत बहुत जरूरी होती है। और जो घटनाक्रम हुआ, एक आध लोगों ने करा, वो गलत था। वो उस डिपार्टमेंट ने भी पूरी तरह माना कि वो गलत था और उस पर कार्रवाई करेंगे। बड़ा संदेश यही होना चाहिए कि सेना की हम इज्जत हर तरह से करते हैं, सैनिक की इज्जत करते हैं, और हर वर्दी वाला दूसरी वर्दी की भी इज्जत करता है। आपके आगमन से पहले हनुमान बेनीवाल जी भी इस मंच पर थे, उनसे भी हमने सवाल लिए। उन्होंने एक सवाल के जवाब में यह कहा कि भले ही किसानों के आंदोलन की शुरुआत हरियाणा और पंजाब से हुई हो, लेकिन अग्निवीर को लेकर इसकी शुरुआत, युवाओं की जंग की और युवाओं के हक की लड़ाई लड़ने की शुरुआत हम राजस्थान से करेंगे। अग्निवीर योजना सरकार को वापस लेनी ही होगी।
अब हनुमान बेनीवाल जी भारत की सेना के एडवाइजर कब से बनने लग गए, ये मुझे नहीं पता था। भारत की सेना ने कारगिल युद्ध के बाद, देखिए कारगिल युद्ध के अंदर जिस तरह का युद्ध हुआ, किस ऊंची चोटियों पर आपको दौड़ दौड़ कर दिनों तक वहां पर हमला करना पड़ रहा था, उसमें यह महसूस हुआ कि सेना के अंदर जो कमियां हैं उसको दूर करा जाए। उसके लिए कारगिल कमेटी बनी और कारगिल कमेटी में एक रिकमेंडेशन यह भी था कि भारत के जो सैनिक हैं उनकी औसतन जो उम्र है, एज है, उसको कम करा जाए। और उसके चलते भारत की सरकार ने भारतीय सेना का जो रिकमेंडेशन था उसको माना और उसके बाद ये अग्निवीर को लेकर आए। आज 21 साल की उम्र में आप बताइए कि कौन सा युवा 11 लाख रुपए लेकर सेना से अगर वापस भी आता है, जरूरी नहीं कि आए, अगर वापस भी आता है तो उसके लिए सीआरपीएफ के अंदर, बीएसएफ के अंदर, राजस्थान के अंदर फॉरेस्ट सर्विसेज के अंदर, जेल सर्विस के अंदर, पुलिस सर्विस के अंदर आरक्षण है, ये कहां पर है? और सेना का भी क्या आपको नहीं लगता ये उनको अधिकार होना चाहिए कि सबसे सर्वश्रेष्ठ योद्धा सैनिक उनके पास रहें? यानी उनके पास एक ऑप्शन है कि इम्तिहान के बाद जो सबसे बढ़िया सैनिक होंगे उनको सेना रखेगी और उसके बाद जो बाहर जाएंगे उनको इन सभी सर्विसेज में जाने का अवसर मिलेगा। तो अग्निवीर को और सेना की किसी भी बात को राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। यह सबसे बड़ा नुकसान होगा भारत का कि भारतीय सेना के अंदर राजनीतिकरण अगर करना शुरू करेंगे, अगर हम घर बैठकर अपनी राजनीतिक पार्टी चलाते चलाते, क्योंकि हमें लगता है हमारा वोट बैंक है, तो हम सेना जो कि आखिरी ढाल है पूरे देश की रक्षा के लिए, उसके अंदर हम छेद कर दें, यह बहुत बड़ी गलती होगी। पधारो म्हारे देश, ये सूत्र वाक्य राजस्थान के एक तरह से कहें कि पर्यायवाची है और न सिर्फ देसी सैलानी, देसी पर्यटक यहां पर आते हैं बल्कि विदेशों के हर तीसरे टूरिस्ट राजस्थान की तरफ आते हैं। लेकिन पधारो म्हारे निवेश, जो आज हमारे इस कार्यक्रम की, इस सेगमेंट की मुख्य थीम भी है, पधारो म्हारे निवेश, चूंकि आप के पास वाणिज्य विभाग की जिम्मेदारी है, एक इन्वेस्टर समिट मौजूदा प्रदेश सरकार करने जा रही है। इसका क्या उद्देश्य है? और क्योंकि इससे पहले भी अलग अलग राज्यों में अलग अलग सरकारों के वक्त में इस तरह के इन्वेस्टर समिट होते रहे, कहा गया कि बस एमओयू साइन होते हैं, करोड़ों हजारों करोड़ों की बात होती है, लेकिन धरातल पर नहीं उतरते हैं, आगे पहुंच नहीं पाते हैं। रविंद्र, आपने बिल्कुल सही कहा। राजस्थान, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इस प्रदेश के पास विरासत भी है और भविष्य की संभावनाएं भी हैं। हमारे पास सौर ऊर्जा भी है, हमारे पास जमीन भी है और हमारे पास वो युवा शक्ति है जिसके पास आज काम करने के लिए उनकी इच्छा है लेकिन काम उपलब्ध नहीं है। हमें राजस्थान के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन करना हमारे लिए बहुत एक अनिवार्य सी चीज है। और क्योंकि हमारे पास ये सारी सुविधाएं हैं और अब तो ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट की वजह से राजस्थान में पानी की भी कोई कमी नहीं रहेगी, तो दिल्ली और मुंबई के बीच में स्थित राजस्थान, जिसके अंदर 1/3 जो फ्रेट कॉरिडोर है देश का वो राजस्थान से होकर गुजरता है, बड़ी आबादी है नौजवानों की, ये सारी हमारे पास सुविधाएं, नेचुरल प्राकृतिक सुविधाएं हैं, तो निश्चित तौर से राजस्थान देश का ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे चहेता इंडस्ट्रियल लोकेशन बन सकता है। अब बात रही कि क्यों पहले नहीं हुआ और क्यों अब होगा। देखिए, सबसे बड़ी बात होती है इच्छा शक्ति की, और जब इच्छा ही केवल अखबारों में सुर्खियां हो कि साहब इतने लाख करोड़ का यहां पर एमओयू हो गया, उसके बाद एक साल तक तो कोई पूछेगा नहीं क्योंकि समय चाहिए होता है, दूसरे साल कोई नई समस्या आ जाएगी तो पूछने वाला नहीं है। और वैसे भी जब सरकार ने करा
उनके 2 साल पिछली सरकार ने करा, उनके 2 साल बीत चुके थे, तो उनको केवल सुर्खियां पानी थी। पार्टी हुई है यहां पे करोड़ों रुपए की। हमारी इच्छा बिल्कुल स्पष्ट है, उसमें मुख्यमंत्री जी भी बिल्कुल तरह उनका मन बिल्कुल स्पष्ट है। प्रधानमंत्री मोदी जी जब देश की इकोनॉमी दुनिया के अंदर तीसरी सबसे शक्तिशाली बनाना चाहते हैं, तो राजस्थान जो हमें विरासत के अंदर 15 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था मिली है, हम उसको 30 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था करके ही रहेंगे। ये हमारी इच्छा शक्ति है। और हमारी इच्छा शक्ति के अंदर शामिल है कि हमें इंडस्ट्रीज को लाना है। ये एक मुकाबला है, एक कंपटीशन है। जहां गुजरात बगल में है, मध्य प्रदेश साइड में है, हमें उनके मुकाबले ज्यादा अच्छी सुविधाएं देनी है। अब की जब इंडस्ट्री वाले आएंगे, और राजस्थान के तो जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उनका देश में नाम है, दुनिया में नाम है। राजस्थान के जो व्यापारी हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनका दुनिया में आज नाम है। आज वो वापस आए राजस्थान, वो आए, इंटरनेशनल कंपनीज आए। हम यहां पर एम्प्लॉयमेंट चाहते हैं, हम यहां पर एक ऐसी अर्थव्यवस्था चाहते हैं जहां पर ये रोजगार भी हो, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, एक्सपोर्ट्स हो। तो ये सब इच्छा शक्ति से संभव है और उसको हम करके रहेंगे। कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है, बिजली, सड़क, पानी और कानून व्यवस्था। इस पैमाने पर आप कहां देखते हैं? और चूंकि आपने बिजली का और पानी का जिक्र किया, ईआरसीपी को लेकर विपक्ष कह रहा है कि ईआरसीपी बस घोषणा कर दी गई है, आपने एमपी से एमओयू साइन किया है तो दिखाइए। आपकी तरफ से यह कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री ने ही इसकी घोषणा की है और वही इसका लोकार्पण भी करेंगे। दूसरी तरफ अगर मैं बिजली की बात पर आता हूं, तो सर बिजली का सवाल यह उठता है कि 2027 में राजस्थान आत्मनिर्भर बनेगा। आप इस अपने नजरिए को पेश करते हैं। अक्षय ऊर्जा की बात वहां पर लगातार होती है, लेकिन ग्रीन एनर्जी में भी अभी हमें आगे बढ़ना है, पानी में भी हमें सक्षम अभी होना है, ग्रीन एनर्जी में भी आगे होना है। तो ये रुकावट क्या लगता है कि समय पर दूर हो जाएंगी और जो उद्देश्य है, जो चाहत है, वो पूरी हो जाएगी? बहुत अच्छा सवाल है रविंदर, और मैं आपको धन्यवाद देता हूं इस सवाल के लिए। आपके सवाल के माध्यम से मैं जितने इंडस्ट्रियलिस्ट इसको सुन रहे हैं, मैं उन तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि 6 महीने के अंदर अंदर, सरकार के 6 महीने के बनने के अंदर अंदर, जो पाली मारवाड़ इंडस्ट्रियल एरिया है, वहां पर हमने 5 लाख करोड़ लीटर पानी की व्यवस्था कर दी है, मात्र 6 महीने के अंदर। इंडस्ट्रीज को भी पानी की जरूरत पड़ती है, और पिछले 5 साल दुख की बात है, आप देखिए जिस तरह से अभी भगवान पानी बरसाते हैं और वो बरसा हुआ पानी कहर भी ढाता है और उसके बाद समुद्र में बह के निकल जाता है, उसका हम संरक्षण नहीं कर पाते। लेकिन हमारी सरकार करेगी, प्रधानमंत्री मोदी जी का संकल्प है और उस पर काम शुरू हो गया है। करीब 275 करोड़ का प्रोजेक्ट पास हो गया है, जो पाली मारवाड़ इंडस्ट्रियल एरिया को 5 लाख करोड़ लीटर पानी पहुंचाएगा। उसके साथ साथ कम से कम 23 जिले ऐसे हैं जहां आज पानी की कमी है, वहां पानी की व्यवस्था करी जा रही है। बात रही बिजली की, बिजली के अंदर 1.5 लाख करोड़ के एमओयू हो चुके हैं, सोलर पावर के भी, थर्मल पावर के भी। उसके साथ साथ, और ये पीएसयूज के साथ हुए हैं, सरकारी कंपनियों के साथ हुए हैं, तो निश्चित तौर पर ये होंगे। उसके साथ प्राइवेट सेक्टर से भी हम इन्वेस्टमेंट मंगा रहे हैं। ऊपर से पिछली सरकार ने जो कैप लगाया हुआ था, आप इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, आप बोलते हैं हमारे को बिजली चाहिए। मान लीजिए राजस्थान सरकार आज आपको बिजली नहीं दे पा रही, आप कहते हैं साहब मैं खुद लगा लेता हूं अपना बिजली का प्लांट। पिछली राजस्थान की सरकार बोलती थी ना, आप नहीं लगा सकते, हम देंगे भी नहीं, हम लगाने भी नहीं देंगे। ये कहां की सोच है? हमारी सरकार ने इसके ऊपर विचार विमर्श कर रहे हैं और जल्द इसके ऊपर हम निर्णय देंगे। जो पिछली सरकार ने कैप लगाई हुई थी बिजली की प्रोडक्शन के लिए, उस कैप को हम बदली करेंगे, हटाएंगे, चेंज करेंगे, ताकि जो इंडस्ट्रियलिस्ट खुद की बिजली लगाना चाहता है हम उसको भी समर्थन करेंगे। तो बिजली की भी समस्या का समाधान हो रहा है, पानी का समाधान हो रहा है। हम स्किल डेवलपमेंट के अंदर नए विचार लेकर आ रहे हैं, तो हमारे जो युवा हैं उनकी स्किल डेवलप करके हमको देंगे। हम इंफ्रास्ट्रक्चर को चेंज कर रहे हैं, हम लैंड कॉस्ट को कम कर रहे हैं, हम 2 चीजों पे काम कर रहे हैं। और मैं चाहता हूं कि आपके सुनने वाले इन 2 चीजों को ध्यान से सुने। हम एक तो ईज ऑफ बिजनेस करना चाहते हैं।
बिजनेस सरल हो, लाल फीताशाही नहीं हो, आपको भागना नहीं पड़े, दरवाजे खटखटाने नहीं पड़े, ईज ऑफ बिजनेस हम करेंगे। और दूसरा, हम कॉस्ट ऑफ बिजनेस कम करेंगे। आपकी बिजनेस की जो लागत है उसको हम कम करेंगे, आपको हम कॉम्पिटिटिव बनाएंगे, आपको मार्केट के अंदर आपका प्रोडक्ट है वो ज्यादा बेहतर बिकेगा, आपको सरल कर देंगे बिजनेस लगाना, आपके बिजनेस की कॉस्ट हम कम कर देंगे। बिजनेस की कॉस्ट कहां होती है? जमीन अगर महंगी कर देंगे। पिछली सरकार कहती है हमने पैसा कमाया, पैसा कमाना काम था क्या इंडस्ट्री डिपार्टमेंट का? और उसमें हम नहीं जाते कि वो पैसा कहां गया। चलिए ये भी मैं बता, आप ढूंढ नहीं रहे कहां गया वो ना पैसा? ढूंढने की जरूरत नहीं है, मैं बता ही देता हूं। पिछली सरकार ने बड़ी इंटरेस्टिंग चुनाव जीतने वाली योजनाएं बनाई, लेकिन उनके लिए पैसा नहीं था। तो जो इंडस्ट्री ने पैसा कमाया था जमीन बेचकर, वो पैसा उन्होंने डायरेक्ट कर दिया जो लोगों को लुभाने के लिए, उनको भ्रमित करने के लिए, उनको मुफ्त में रेवड़ियां बांटने के लिए, वो पैसा वहां चला गया। इंडस्ट्रीज में भी नहीं लगा, इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार नहीं हुआ, वो पैसा भी चला गया। और आपने पैसा कमाया कैसे? जमीन बेचकर। महंगी जमीन बेचोगे तो इंडस्ट्री कैसे लगेगी? वो कॉम्पिटिटिव ही नहीं होगी। आज राजस्थान सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी जी के आदेश से, उनके विजन से, मुख्यमंत्री जी ने, इंडस्ट्री ने यह तय कर लिया है, हमारे जो सहयोगी हैं, जो बिजली विभाग है, हमारा जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी और यूआई हमारा अर्बन अफेयर्स है, सबने यह तय कर लिया है कि हम जमीन कम दरों पे देंगे। जो 200-250 करोड़ रुपए की लागत पहले ही साल में लगाएगा, वो आएगा और सीधे सीधे हमसे जमीन लेके जाएगा कम दरों पे। तो लेकिन बदले में राजस्थान को फिर क्या मिलेगा अगर सस्ती जमीन जाएगी तो? इंप्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा है, इंडस्ट्री आ रही है। जब एक ऑटोमोबाइल कंपनी लगती है तो हैंडल बनाने वाला कोई होता है, नीचे मैट बनाने वाला कोई होता है, कार के अंदर जो तार जाते हैं वो बनाने वाला कोई और होता है, शीशा बनाने वाला कोई और होता है। इतनी सारी इंडस्ट्रीज आ जाती हैं। उस तरह से हमारा टेक्सटाइल बढ़ रहा है, हमारा हैंडीक्राफ्ट बढ़ रहा है। हर तरह से हम इंडस्ट्रीज लेकर आएंगे, जिससे एक माहौल ऐसा बनेगा जिसके अंदर हमारे नौजवानों को रोजगार मिलेगा। एक सवाल मैं यही करना चाह रहा था, क्योंकि 4 लाख सरकारी रोजगार देने की बात सरकार ने कही है और दृढ़ संकल्प होकर उस पर आगे बढ़ रही है। दूसरी चीज ये कि फिर आपके जिम्मे अगर इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट है, अगर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री डिपार्टमेंट आप देखते हैं, तो क्या लगता है प्राइवेट सेक्टर में कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सकता है? 4 लाख नहीं, 5 लाख। 1 लाख तो हम पहले ही साल में दे रहे हैं और हम 5 लाख का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। और हम ये जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है, हम इसको इसीलिए कर पाएंगे क्योंकि हम इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहे हैं, सरल कर रहे हैं। ये मानसिकता कि अरे वो आएगा, उसको हम जमीन दे देंगे तो वो पैसे कमा लेगा, ये मानसिकता गलत है। हमें चाहिए हमारे जो राजस्थान के लोग हैं वो अपनी इंडस्ट्रीज लगाएं और उससे फिर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। हर तरह से युवा आगे बढ़ेंगे, उसमें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो सकता है, सर्विस में हो सकता है, आपके बैंकों को सुविधा मिलेगी, हर तरह से माहौल बनेगा। आपने जो प्रश्न करा कि अगर ये कैसे संभव है, इंडस्ट्री हम कैसे जनरेट कर पाएंगे, वो यही है। ये सारे इंटरकनेक्टेड हैं, पानी, बिजली, एम्प्लॉयमेंट, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये सारे कनेक्टेड हैं इच्छा शक्ति से। सरकार की अगर इच्छा शक्ति है तो पॉलिसी इस तरह से बनाएंगे जो हम बनाने। अब हालिया बजट की अगर मैं प्रदेश की बात करूं तो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, इस थीम का भी इसमें उल्लेख किया गया है, तो ये आप कैसे सफल होता हुआ पूरा देखते हैं? देखिए रविंद्र जी, इसमें प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत अच्छा विजन है कि मान लीजिए हमारे जयपुर के नजदीक ब्लू पॉटरी का काम होता है, या बात करें जैसलमेर के अंदर कशीदाकारी का काम होता है, या जोधपुर के अंदर फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है। इन सभी जगहों को, और ऐसे अनेक जगह हैं, गंगानगर के अंदर संतरों का बहुत बड़ा उत्पादन होता है, उसमें हम जियो टैगिंग करेंगे, उसके अंदर हम जो इनका ट्रांसपोर्टेशन है उसके अंदर सरलता लेकर आएंगे। हम फोकस करेंगे हर जिले के अंदर जो प्रोडक्ट है उसको किस तरह से ज्यादा बेहतर मार्केट कर सकते हैं, उनकी क्या समस्याएं हैं, उनका समाधान कर सकते हैं। ऐसे फोकस जब होगा तो वहां पर नेचुरल ग्रोथ होगी, आर्टिफिशियल ग्रोथ नहीं, नेचुरल ग्रोथ होगी वहां पर, उसी की जरूरत है।
बिल्कुल, वैसे तो आपने अपनी बात रखी, लेकिन मैं लास्ट में चाहूंगा कि आप जो इस वक्त न्यूज 18 राजस्थान के इस मंच पर इंडस्ट्रियलिस्ट या राजस्थान के हों, देश के अलग हिस्सों के हों या देश के बाहर भी हों, उनसे क्या अपील करना चाहेंगे, क्या आग्रह करना चाहेंगे राजस्थान में निवेश करने के लिए, प्रेरित करने के लिए? राजस्थान इज ओपन फॉर बिजनेस। हम बिजनेस करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। आपको जैसा अनुभव पहले रहा हो उसको भूल जाइए, क्योंकि बिल्कुल नया अनुभव होगा राजस्थान में आपके लिए। सिंगल विंडो क्लियरेंस बहुत लंबे समय से चल रही है, लेकिन उसको हम कारगर करेंगे। आपको घर बैठे आपको समाधान मिलेंगे। हमने ऑनलाइन एमओयूज का समझ कर दिया, सरलीकरण कर दिया। आप आज इंडस्ट्रियलिस्ट हमारी वेबसाइट पे जाकर देख सकते हैं कि कौन से इंडस्ट्रियल प्लॉट्स अवेलेबल हैं जी, जो पहले नहीं था। आप वेबसाइट पे जाकर देख सकते हैं और बुक कर सकते हैं। आपको ये वाला कोने वाला इंडस्ट्रियल प्लॉट चाहिए, आप बुक कर सकते हैं उसको। बिल्कुल। हम बिल्कुल सरलीकरण कर रहे हैं एंड और आपकी बिजनेस हम आसान कर रहे हैं। मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप अपने लक्ष्य में, अपने विजन में कामयाब हो, ताकि इंडस्ट्रीज यहां पर आए और रोजगार के अवसर भी सृजन हो। बहुत बहुत धन्यवाद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर हमारे साथ सेशन में पार्टिसिपेट करने के। शुक्रिया सर।